नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससीआईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है राजपूत पीरियड या फिर कहे तो अर्ली मिडाइवल पीरियड। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो 7वीं सेंचुरी और 12वीं सेंचुरी के बीच की जो पॉलिटिकल कंडीशन और साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस वक्त के दो सबसे बड़े जो ताकतवर जो एम्पायर हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, जो गुर्जर प्रतिहार और पाल, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो ओरिजिन्स है राजपूतों का ओरिजिन उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो हर्ष की मृत्यु के बाद जो ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी हुई थी, तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे जो किंगडम्स के उभरना शुरुआत की जो हो रही थी उसमें प्रमुख है ये पाल और ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो और ये राष्ट्रकूट। ये जो राष्ट्रकूट एम्पायर है उसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर भारत के जो दो प्रमुख जो राज्य है, जो दो प्रमुख शक्तियां है उसके बारे में जानेंगे। वो है गुर्जर प्रतिहार और पाल साम्राज्य ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसी रही होगी। जो भारतीय इतिहास का जो प्राचीन जो समय काल है वो कब तक शुरू होता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से शुरू होता है और सम्राट हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो काल है उस समय काल के आते आते वो खत्म हो जाता है। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हर्ष और पुलकेशी का समय के बीच का जो हिस्ट्री है उसको हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं। काफ़ी ऐसे स्कॉलर का मानना है कि ये जो टाइमलाइन दी गई है वो काफ़ी ऐसे हिस्टोरियन और स्कॉलर है उन्होंने ही ये तय की है। क्योंकि अब देखें तो जो एंशियंट जो ये हर्ष और पुलकेशी का जो साम्राज्य है उसके टूटने के बाद कोई ऐसा बड़ा साम्राज्य है वो भारत में नहीं बन सका है। तो उसके भी बाद में भी काफ़ी बड़े बड़े साम्राज्य बने, लेकिन वो उतने बड़े साम्राज्य नहीं थे। सिर्फ उसके बाद से मुगल्स ने ही उतने बड़े जो साम्राज्य है वो बनाए हैं। तो जो जिन्होंने इस बड़े साम्राज्य बनाने की जो कोशिश की उसमें प्रमुख है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो आज हम इन दोनों के बारे में साथ ही साथ जो पाल साम्राज्य है बंगाल का वो भी एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरा था, तो उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सम्राट हर्ष है उसकी मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं सेंचुरी तक भारत का जो इतिहास और पॉलिटी और डेस्टिनी है वो अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज द्वारा ही तय की जाती थी। क्योंकि उस वक्त अलग अलग इसलिए क्योंकि उस वक्त है कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी है वो नहीं थी, कोई ऐसा ताकतवर कोई जो सत्ता का केंद्र नहीं था कि वहां से पूरा का पूरा भारत का संचालन है वो हो सके। क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वो अपनी सुप्रीमसी है वो गवा चुका था। कुछ हद तक देखे तो हर्ष की जो स्कंदगुप्त है उसकी मृत्यु के बाद से पाटलिपुत्र की जो महत्ता है वो पूरी जो खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि अब जो भारत का सत्ता का केंद्र है, उत्तर भारत का सत्ता का केंद्र है वो कन्नौज बन चुका था। क्योंकि अब देखे तो हर्ष ने ही अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज बनाई थी। बाद में जो गुर्जर प्रतिहार जो राजा है उन सब ने ही ये जो कन्नौज है उसी को कैपिटल बनाया था। क्योंकि अब देखे तो कन्नौज है वो पाटलिपुत्र के बाद देखे तो सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। पहले गुप्ता पीरियड से ही इसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी। शायद इसीलिए ही ये जो कन्नौज जिनको महोदय श्री भी कहा जाता है, काफी ऐसे जो राजा है वो गर्व लेते थे कि उन्होंने कन्नौज की जो महोदय श्री है उनको प्राप्त किया है। उसमें प्रमुख है राष्ट्रकूट राजा और जो बंगाल के पाल राजा है उन सब जो कन्नौज को कैप्चर करने का जो गर्व है वो लेते थे। तो ये सब जो बात है ये कि ये दोनों जो सभी जो अलग अलग किंगडम्स है वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल यूनिटी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में पहले देखे। तो अर्लियर एंशिएंट पीरियड है वहाँ जो मगध साम्राज्य स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, इससे ही ये जो फॉरेन इन्वेजन है जैसे कि अलेक्जेंडर का और होन्स के जो इन्वेजन है उसको हमने काफ़ी मजबूती से उनको
रोके रखा। क्योंकि अब देखें तो फॉरेन इन्वेजन है वो सबसे पहले कोई ऐसा जो ताकतवर जो सत्ता का केंद्र है उसी से ही उनको रिपल्स किया जा सकता है। लेकिन जब आपके देश में अलग अलग सत्ता के केंद्र, भले वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अलग अलग केंद्र के होने की वजह से ये जो फॉरेन इन्वेडर है उनका काम है वो काफी आसान हो जाता है। तो उसके बाद भी दूसरी एक जो सिचुएशन वो ये है कि जो भारत का जो फ्रंटियर है उसको पूरी तरह से उनको नेग्लेक्ट किया गया। उनकी जो हमारी जो काफ़ी जियोग्राफिकल कंडीशन है उनकी भी वजह से जो फ्रंटियर्स के जो स्टेट है उनको पूरी की जो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि उनको नेग्लेक्ट किया गया है। क्योंकि अब जो कोई ऐसी जो महत्वपूर्ण या फिर कहे तो ऐसी जो रिलेवेंट बॉर्डर डिफेंस पॉलिसी की ना होने की वजह से ही जो ये फ्रंटियर स्टेट है उनको ही सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन है उनकी मार सहनी पड़ती थी। जैसे कि जो गंधार है, कंबोज है, पंजाब है, इन सब ने सबसे ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेजन जेल है तो इन सब रीजन्स ने ही जेल है। क्योंकि जो उस वक्त की कम्युनिकेशन सिस्टम्स और साथ ही साथ देखे तो कोई ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की जो उतना जो रिलेवेंट नहीं था। बाद में जो गुप्त पीरियड के बाद कोई भी ऐसी जो ताकत है उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो उतना रिलेवेंट नहीं था कि इन बॉर्डर्स के जो फ्रंटियर राज्य है उनके ऊपर अपना अधिकार रख सके। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि आपकी बॉर्डर सुरक्षित रहेगी तभी आपका जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दूसरा आता है जो उसके वर्ष की मृत्यु के बाद जो जो बड़े बड़े राज्य जो उभर कर आए हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उनकी जो एनर्जी है, रिसोर्सेस है, उनको सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ने में ही यूटिलाइज करते थे। इसीलिए ही काफ़ी पैसे और मैन पावर दोनों को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। तभी जब जो तुर्किश इन्वेजन और फॉरेन इन्वेडर आए तो उनका प्रतिकार करने के लिए ज़्यादा ताकत है वो किसी में उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए भी ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है वो मान सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी जो डायनेस्टीज है वो नॉर्थ सेंट्रल एरिया में जो रूल है वो करते थे। उसमें पहले आते हैं अवंती या फिर कहे तो उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद बंगाल के पाल शासक, दिल्ली के चौहान शासक जिसके बारे में हमने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है। उसके बाद जो चंदेल शासक है बुंदेलखंड के, वो भी हम जो कनेक्टेड डॉट्स की तरह जो अगले जो हमारे लेक्चर आएंगे जो दिल्ली सल्तनत के उसमें हम चंदेल शासक और गुजरात के जो सोलंकी शासक है और साथ ही साथ परमार मालवा के परमार शासक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वहीं दक्कन और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर भी कुछ अलग अलग किंगडम से वो रूल करते थे। उसमें प्रमुख है ताकतवर है राष्ट्रकूट मान्यखेट के जो राष्ट्रकूट राजा है वो भी काफी उस वक्त ताकतवर हुआ करते थे। तो उस वक्त भी आप देखें तो तकरीबन 9वीं सेंचुरी में, 8वीं और 9वीं सेंचुरी में ये तीन प्रमुख बड़ी शक्तियां हुआ करती, जिसमें पहला राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है और पाल। तो ये दोनों है तीनों अपने जो एनर्जी और रिसोर्सेस है वो एक दूसरे के साथ लड़ने में ही यूटिलाइज करते रहते थे। और दूसरे है चालुक्य किंगडम्स कल्याणी के और साथ ही साथ जो चोला किंगडम्स है तांजोर के, वो भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। वहीं ये जो चोला साम्राज्य है वो बहुत ही ताकतवर साम्राज्य है वो हुआ करता था, क्योंकि जो उसके साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने जो काफ़ी कॉलोनीज है वो उन्होंने बनाई थी। वहीं जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे जो प्रांत है, काफ़ी बड़ी टेरिटरी है वो उनके अंडर थी। लेकिन उन्होंने कभी उनको कभी ये फॉरेन इन्वेडर है उनकी मार उतनी सहनी नहीं पड़ी है, क्योंकि वो एक्सट्रीम साउथ में आते थे। तो इसीलिए भी ये उनको पॉलिटिकल यूनिटी की काफ़ी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये अलग अलग डायनेस्टी है वो हर्ष के बाद सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर रूल करती थी। कोई भी ऐसी सेंट्रल ताकत ना होने की वजह से
भारत में उस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है वो बन गई थी। अब ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो क्यों बनी थी उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला आता है पॉलिटिकल डिसयूनिटी, यानी कि उस वक्त कोई ऐसी ताकतवर राजा की ना होने की वजह से, हालांकि काफी ऐसे अलग अलग डायनेस्टी में ताकतवर राजा हुए हैं, लेकिन उनका खुद का जो एम्बिशन महत्वाकांक्षा ये है कि उनको अपनी फेम बनानी है और अपनी जो टेरिटरी है उनको बढ़ाना है, ना कि जो समुद्रगुप्त की पॉलिसी। कोई भी ऐसे राजा है जिन्होंने अपने समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की जो पॉलिसी बनाई थी, उनको किसी राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी राजा ने ग्राउंड के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि जो इसी से ही जो गुप्त एम्पायर है वो काफी सालों तक चला रहा है। अगर ये समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी को आगे जारी रखते तो ऐसी जो कंडीशन है वो बाद में जो छोटे छोटे राज्यों में जो भारत बढ़ चुका था ऐसी कंडीशन ना आ सकती। उसके बाद आता है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड एक्रिमनी, यानी कि ये जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और एक्रिमनी है, इसका मतलब कि जो कट्टरता है वो भी उस वक्त उतनी ज्यादा थी। इन सब देश जो राज्य है उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि अब देखे तो उसमें क्या होता था, काफी ऐसे जो शासक है वो ऑटोक्रेटिक और सेल्फिश रूलर है वो हुआ करते थे। उससे क्या होता था कि अगर एक दूसरा राजा है वो एक दूसरे राजा को तो हराता था, तो इन राज्य के प्रति उनका जो उनके राज्य में जो दुश्मनी पैदा होती थी वो सालों साल तक चली रहती थी। तो इससे ही मैन पावर है और जो मनी पावर है उसको काफी क्षति पहुंचती थी, और इसी से ही जो उनकी इकोनॉमी है उसको भी काफी, और एग्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मिलिट्री है, उनको भी काफी जो क्षति है वो पहुंची थी। उसके बाद आता है फ्यूडल सिस्टम। कोई ऐसी जो फ्यूडल सिस्टम में होता क्या है कि कोई ऐसा वीक रूलर्स आता है तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट, जो जिनको ये लैंड्स दी गई है वो इंडिपेंडेंट घोषित हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का, वो मान सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि भारत में कोई ऐसी जो बॉर्डर डिफेंस पॉलिसी है वो कभी नहीं बनाई गई है, शायद इसीलिए ही जो हमारे बॉर्डर रीजन्स के जो जनपद थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा जो इन्वेजन है झेले है, जिसमें भी हिंदुकुश पर्वतमाला और खैबर पास है वो प्रमुख है। वहीं से ही जो फॉरेन इन्वेजन, ज्यादातर फॉरेन इन्वेजन जो भारत में आए हैं वो वहीं से ही आए हैं। उसके बाद आता है ओल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। भारत में कोई भी ऐसा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो ओल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ओल्ड मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक प्रमुख कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि अब देखें तो जैसा फॉर एग्जांपल काफी ऐसे स्कॉलर्स हैं, उनका मानना यह है कि पूर्व की हार का कारण भी यही हम मान सकते हैं, क्योंकि जब पूर्व का सिकंदर के साथ लड़ाइयाँ हुई तो उस वक्त जो बारिश हो रही थी तो उससे जो कैवलरी थी, उनके जो रथ, जो चैरियट थे, उनके पहिए है वो जो कीचड़ है उसमें धंस चुके थे। तो उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो इन्फेंट्री है उनकी तरह लड़ने का मना कर दिया। तो ये भी एक प्रमुख कारण के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो जो चैरियट के जो सोल्जर्स है वो इन्फेंट्री की तरह, फुट सोल्जर्स की तरह नहीं लड़ना चाहते थे। वहीं जो एलिफेंट्स के जो सोल्जर्स है वो भी हाथी की जो मौत हो जाती थी उसके बाद वो लड़ने से मना कर देते। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। साथ ही साथ देखें तो उन्होंने जो मिलिट्री जो टैक्टिक्स होती है उसमें भी अपग्रेडेशन नहीं लाया। फॉर एग्जाम्पल जो तुर्किश इन्वेडर्स थे उनके पास जो आर्चरी है वो ज्यादा अच्छी थी, वहीं आर्चरी के साथ साथ जो आर्टिलरी है उसका भी इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन भारतीय जो राजा है उन्होंने सिर्फ तलवारों के ऊपर ही आधार रखा, उन्होंने जो आर्टिलरी और आर्चरी है उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। ये भी एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। वहीं दूसरा, उसके बाद एक कारण प्रमुख आता है ट्रेडिशनल हाई एथिकल नॉर्म्स इन फाइटिंग, यानी कि जो बैटलिंग कस्टम्स होते हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। उसके बारे में हमने आगे भी जाना है कि पृथ्वीराज ने जो मोहम्मद घोरी को जो हार के बाद जो जिंदा जाने दिया, वही गलती भीमदेव ने भी की थी। तो ये इन सब गलतियों का खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ा है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजी और वैंक्विश्ड एनिमीज
और साथ ही साथ नॉट अटैकिंग द अनआर्म एनिमीज, ये भी एक प्रमुख कारण है वो मान सकते हैं। उसके बाद एडहेरिंग टू लॉफ्टी मॉरल कन्वेंशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्म्ड सेवरल टाइम्स, अगर ये जो जो राजा है वो काफी टाइम्स तक वो हार्म होते थे, फिर भी वो अपनी मॉरल है वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये सब कारण की वजह से ही भारत की जो राजा है उनकी फॉरेन इन्वेडर के सामने हार हुई है। तो अब देखते हैं जो राजपूत से उनकी जो ओरिजिन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो राजपूत जो है वो एक ट्राइब या फिर जो क्लैन या फिर डायनेस्टी है, उसको इसी से ही जो राजपूत जो है वो एक ट्राइब और क्लैन के रूप में देखा जा सकता है। तो काफी ऐसे जो राजपूत है जो जो अर्लियर राजपूत है वो उनका क्लेम करते हैं कि वो क्षत्रिय जो है लाइनेज है उससे बिलोंग करते थे। उसमें भी ये 16 और लुनाइट डायनेस्टी है वो उसमें प्रमुख है। तो सबसे उसमें भी काफी ऐसी कंट्रोवर्सी है, उसमें 2-3 ऐसी थियरीज है वो काफी स्कॉलर्स द्वारा दी गई है। तो उसमें सबसे पहला है डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय, और जो उसमें जो फेमस है वो एक ये कि डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय और फॉरेन ओरिजिन, ये प्रमुख जो थियरी है वो काफी स्कॉलर्स द्वारा दी गई है। उसमें भी आप देखें तो जो बाण का जो हर्षचरित और साथ ही साथ काफी ऐसे जो पुराण है उसमें भी ये जो राजपुत्र है उसको हाई बोर्न क्षत्रिय के रूप में देखा गया है। साथ ही साथ उस वक्त के जो कंटेम्पररी लिटरेरी सोर्स है उसमें भी जो राजपूत है उनको उसमें कहा गया है कि राजपूत है वो हाई बोर्न क्षत्रिय ही है, यानी कि जो क्षत्रिय फैमिली से उसी से ही ये जो राजपूत है उनका उसी से ही ये जो नई राजपूत ट्राइब है वो बनी है। आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर दशरथ शर्मा और पंडित गौरीशंकर ओझा जैसे जो स्कॉलर्स विद्वान हैं उन सब का भी यही व्यू है कि जो राजपूत है वो क्षत्रिय ओरिजिन से ही बिलोंग करते थे। वहीं काफी ऐसे जो स्कॉलर्स है उनका मानना है, उसमें भी मेनली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, उनका मानना है कि जो राजपूत है वो इस जो इन्वेडर पहले जो आए थे जिसमें भी शक है, कुषाण, हून है, ये इन सब के वो वंशज है। वो जो बाद में भारतीय सिविलाइजेशन में पूरी की पूरी तरह भारतीय सिविलाइजेशन इन सबको अपना लिया, तो ये जो लोग हैं वो भी जो इंडियन बन गए, तो ये लोग हैं वो इस फॉरेनर्स के ही वंशज, ऐसा काफी ऐसा मानना है। लेकिन इस थियरी है उसको कोई जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं मिली है। और साथ ही साथ देखें तो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो कोई ऐसी सिंगल ओरिजिन थियरी है जो कि ऑथोरेटिव जो ऑथेंटिकेट हो, ऐसा अभी भी कोई ऐसी थियरी है वो नहीं मिले ही। वहीं जो ये फायर ओरिजिन और सोलर ओरिजिन और लूनर ओरिजिन है वो भी, जो फायर ओरिजिन है वो चंद बरदाई द्वारा दी गई है, और साथ ही साथ जो लूनर डायनेस्टीज और सोलर डायनेस्टी है यानी कि 36 क्लैन है वो भी एक थियरी के रूप में माना जा सकता है। तो अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य है उसने काफी समय तक भारत के जो अरब इन्वेजन जो यहाँ से जो इन्वेजन आते थे उनको काफी सालों तक ये गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने रोक रखा है। तो इसीलिए भी उनके बारे में जानना है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ देखें तो उस वक्त की जो प्रमुख शक्तियां है उसमें राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, पाल एम्पायर है, पल्लव डायनेस्टी है, ये जो 9वीं सेंचुरी में ये सब है वो काफी जो ताकतवर रूलर्स के रूप में उभरे थे। वहीं नॉर्थ में भी बात करें तो ये जो ब्राह्मणी का रूल था यहाँ पर हिंदूशाही किंगडम्स वो रूल करता था। वहीं कश्मीर है वहां पर करकोटा डायनेस्टी है, वहां का रूल से वो हुआ करता था। तो अब बात करते हैं पहले गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे लिए काफी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुर्जर प्रतिहार सम्राटों का मानना यह है कि जो भगवान राम है उनके जो भाई है लक्ष्मण, उनके ये वंशज है, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो भी एक प्रतिहार, राम के जो प्रतिहार है यानी कि जो डोर कीपर है उनके रूप में वो कार्य करते थे। तो ये भी अपने आप को जो लक्ष्मण है उनके डिसेंडेंट यानी कि जो वंशज है वो मानते हैं। और साथ ही साथ उनको इस प्रतिहार राजाओं को गुर्जर प्रतिहार इसलिए भी कहा जाता है कि जो साउथर्न राजस्थान पार्ट में जो गुर्जर रीजन है वहां से ही उनका जो किंगडम है वो इतना बड़ा
बन सका है, तो इसीलिए भी उनको ये गुर्जर प्रतिहार जो राजा है वो कहा जाता था। पहले ये जो अर्ली ओरिजिन जो हिस्ट्री है वो उसमें बारे में भी काफी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है कि उसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थियरी ये है कि ये जो हर्ष के समय लोकल ऑफिसर्स है वो हुआ करते थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी थियरी के रूप में आप हम उसको मान सकते हैं। ये जो अर्ली रूलर है वो अपर गंगा वैली और मालवा के आसपास का जो रीजन है वहां पर उनका जो रूल है वो हुआ करता था। और साथ ही साथ देखें तो जो गुर्जर प्रतिहार है उनके जो बारे में भी काफी अच्छे जो टेक्स्ट है उसमें लिखा गया है। उसमें जो प्रमुख है उसमें आईहोल इंस्क्रिप्शन है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी उनके बारे में लिखा गया है। वही जो ह्यूएन सांग का जो उनका जो रिकॉर्ड है अकाउंट्स उन्होंने लिखा है उसमें भी उनको कोचेलो के नाम से उनका जो राज्य है उनको कोचेलो के नाम से जाना गया है। वहीं जो हर्ष के दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट उन्होंने भी हर्षचरित है उसमें गुर्जर प्रतिहार जो रूलर्स है अर्ली रूलर्स है उसके बारे में अपनी जो किताब है उसमें लिखा है। तो गुर्जर प्रतिहार स्टूड एज द बुलवर्क ऑफ इंडियाज डिफेंस अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो 8वीं सदी के जो हर्ष की मृत्यु के बाद जो फॉरेन इन्वेजन की जो शुरुआत हो चुकी थी, जो अरब का जो इन्वेजन हुआ था उनके खिलाफ ये एक मजबूत दीवार के रूप में काफी सालों तक ये खड़े रहे। तो इसलिए भी ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो भारतीय इतिहास में अपना जो महत्वपूर्ण स्थान है वो रखते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहार प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो सम्राट हर्ष की जो मृत्यु है उसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने नॉर्थ इंडिया को यूनिफाइड करने में एक बहुत ही बड़ा जो रोल है वो प्ले किया है। उनका जो शासन है वो 8वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी के आते आते उस वक्त तकरीबन 300 सालों तक जो 250 से 300 साल तक का जो राज है वो उनका रहा है। तो गुर्जर प्रतिहार राजाओं में ये जो शासक हुए उसमें यहाँ पर सूची दी गई है। उसमें प्रमुख है नागभट्ट, उसके बाद आते हैं ये जो नागभट्ट द्वितीय है वो भी एक ताकतवर राजा हुआ करते थे। उसके बाद सबसे ताकतवर राजा ये है मिहिर भोज या फिर कहे तो भोज प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे जो ताकतवर राजा है वो हुआ करते थे। उसके बाद आता है महिपाल प्रथम, ये भी एक ताकतवर राजा हुआ करते थे। उसके बाद काफी ऐसे जो शासक आए हैं वो उतने जो वीक शासक है हम उसको कह सकते हैं। उसके जो आखिरी राजा है उनका नाम है यशपाल। यशपाल की जो हार है वो कदम डायनेस्टी के द्वारा उनको हराया गया था। कलचुरी, माफ कीजिएगा, कलचुरी डायनेस्टी है उसके उनको इससे हराया गया था और जो कन्नौज है वो कलचुरी डायनेस्टी का पार्ट बन गया था। तो अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार के जो प्रमुख राजा उसमें सबसे पहले आते हैं नागभट्ट प्रथम। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है जो रोल है उनका एम्पायर है वो नागभट्ट प्रथम द्वारा ही मालवा रीजन में 8वीं सेंचुरी में जो डायनेस्टी है उनको उनके फाउंडर है ये नागभट्ट प्रथम। उनका जो रूल है वो उसने काफी जो सक्सेसफुल कन्फ्रंटेशन विथ अरब, ये इसलिए भी उनका हिस्ट्री में काफी जो नाम है लिया जाता है। जो अर्ली जो चौहान राजा है जो जो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो चौहान राजा है वो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के सामंत हुआ करते थे। तो इनके साथ मिलकर ही जो नागभट्ट प्रथम है उन्होंने ये जो अरब से उनको जो गुजरात जो ये सिंध को कैप्चर किया था, सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया था। उन्होंने जो अपना एम्पायर है वो गुजरात से ग्वालियर तक उनका जो साम्राज्य है वो बन चुका था। वही मालवा, गुजरात और ग्वालियर वाला जो एरिया है वो नागभट्ट प्रथम द्वारा ही अपनी टेरिटरी में उसमें कैप्चर किया गया है। उसके बाद आते हैं वत्सराज। ये जो वत्सराज है उसने जो वत्सराज के समय से ही ये जो कन्नौज की ट्रिपार्टी जो स्ट्रगल है उनकी शुरुआत है वो हो चुकी थी। तो उन्होंने बंगाल के पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक है उनके साथ काफी समय तक लड़ाइयाँ की थी। तो उन्होंने बंगाल के साथ जो बंगाल के पाल शासक है उनको तो हराया था, लेकिन जो राष्ट्रकूट राजा है ध्रुवराज उनसे उनकी हार हुई थी और काफी सालों तक उनको एग्जाइल में भी रहना पड़ा था। उसके बाद जो रूलर बने हैं नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट है उन्होंने जो अपनी जो
खोई हुई जो प्रेस्टीज है उनको वापस ली। उन्होंने सिंध, आंध्र और विदर्भ और कलिंग जैसे जो कलिंग के जो रीजन है उनको उन्होंने हराया था। तो उन्होंने जो ये चक्र युद्ध है, जो कि बंगाल के जो शासक है शशांक, उसने ये चक्र युद्ध है उनको एक गवर्नर के रूप में कन्नौज में नियुक्त किया था। लेकिन उन्होंने ये जो चक्र युद्ध है उनको कन्नौज से मार भगाया। और साथ ही साथ देखे तो ये धर्मपाल है, और माफ कीजिएगा शशांक नहीं, धर्मपाल है, उसने इस चक्र युद्ध को कन्नौज के शासक के रूप में इंस्टॉल किया था, नियुक्त किया था। लेकिन ये जो नागभट्ट द्वितीय है उनको उसने हराया और ये जो कन्नौज को कैप्चर करके जो कन्नौज है उसको अपनी कैपिटल के साम्राज्य के कैपिटल के रूप में बनाया है। उनका इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाता है कि ये जो उन्होंने जो जो सोमनाथ का जो मंदिर है उन्होंने दूसरी बार बना, इसलिए भी उनको याद रखा जाता है। उसके बाद आते हैं मिहिर भोज, जो कि इस डायनेस्टी के सबसे जो ताकतवर राजा है वो हुआ करते थे, जिसको आदि वराह भी कहा जाता है। साथ ही साथ उनको प्रभास भी जो कहा जाता है। उन्होंने ये जो दो टाइटल्स है वो उन्होंने अडॉप्ट किए थे, क्योंकि उनको वराह के ऊपर जो वराह भगवान है उसके ऊपर ज्यादा उनको ये मानते थे। इसीलिए भी आप उनके जो सिक्के भी देखे तो उसमें भी ये जो वराह है उसके जो अंकित है वो किया गया है। तो ये जो मिहिर भोज है वो इस वंश के सबसे ताकतवर राजा है वो हुआ करते हैं। तो जो मिहिर भोज है उन्होंने आदिवराह और प्रभास का टाइटल है वो अडॉप्ट किया था। तो ये सिर्फ अपनी डायनेस्टी के नहीं, लेकिन जो 9th सेंचुरी का सेकंड हाफ है उस वक्त ये भारत के सबसे ताकतवर राजा है वो हुआ करते थे। तो वो एक मिलिट्री कॉन्करर भी थे। उन्होंने ये जो बुंदेलखंड रीजन, पंजाब, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया और उसके जो वहां पर सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन चलाई है। वही उन्होंने जो राष्ट्रकूट राजा और जो पाल राजा है उसके साथ ही उन्होंने अपना काफी सक्सेसफुल जो मिलिट्री कैंपेन है वो चलाई है। तो उनके समय ही जो कन्नौज है वो सतलज, नॉर्थ वेस्ट में सतलज, वेस्टर्न साइड में हकरा रिवर और साउथ साइड में नर्मदा और इस साइड में पाल का जो एम्पायर है वहां तक उनका जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था। तो ये जो मिहिर भोज है उनको हम एक ताकतवर राजा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसी के समय ये जो साम्राज्य है उसमें जो बढ़ोतरी है वो इसी के समय ही है हुई है। वहीं आप देखें तो सतलज से लेकर हकरा रिवर यहाँ तक का एरिया है वो इनके अधीन आता था। वहीं जो इसकी ईस्टर्न साइड है वो पाल एम्पायर के साथ उनकी जो है वो उनकी बॉर्डर शेयर करते थे। तो सिर्फ वो एक मिलिट्री कॉन्करर भी नहीं थे, वो उसका जो दिलचस्पी है वो आर्ट और लिटरेचर है उसमें भी काफी ऐसे हुए थे। उनके जो कोर्ट है वहां पर एक फेमस कवि भी उनके जो दरबारी के आश्रित थे, उसमें सबसे फेमस है राजशेखर, जो कि एक पोएट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक है, जो कि काव्य मीमांसा के जो ऑथर भी है। वो इन्हीं के दरबार की शोभा है वो बढ़ाते थे। तो नतीजन इन सब से ये नतीजा निकलता है कि उनके शासन को प्रतिहार साम्राज्य के सबसे गौरवशाली अवधि माना जाता है, क्योंकि इसी वक्त जो साम्राज्य है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ आर्ट और आर्किटेक्चर और आर्ट एंड लिटरेचर है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो मिहिर भोज है, इसके बाद उसके जो पुत्र है वो महेंद्रपाल, वो शासक बने। उन्होंने ही अपने पिता की तरह अपना जो शासन है वो अच्छी तरह ही संभाला। साथ ही साथ उन्होंने जो मगध वाला पार्ट है और नॉर्थन बंगाल वाला जो पार्ट है वो भी अपने टेरिटरी में मिला लिए थे। और साथ ही साथ उनको जो कश्मीर है उनके जो राजा है उनके साथ युद्ध करने में अपनी जो कुछ टेरिटरी है वो गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद शासक बने भोज द्वितीय, और सबसे जो कैपेबल रूलर है वो है ये महिपाल। ये जो महिपाल है वो भी सबसे लास्ट कैपेबल रूलर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि भोज के बाद कोई ऐसे ताकतवर जो राजा है वो नहीं बने कि जो भोज के समय जो साम्राज्य हुआ करता था उतना साम्राज्य है वो कोई भी ऐसे जो राजा है उन्होंने, कोई भी बात के जो शासक है उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं बनाया है। तो जो ये प्रतिहार साम्राज्य है वो डिक्लाइन क्यों कर गया उसके बारे में भी देखते हैं। तो
सबसे पहला आता है वीक सक्सेसर। वीक सक्सेसर की वजह से जो उनके फ्यूडेटरीज जो हुआ करते थे उसमें जो मालवा के जो परमार है, जो बुंदेलखंड के चंदेल है और महाकौशल के जो कलचुरिस है, इन सब ने कन्नौज से अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो घोषित कर दी, क्योंकि कन्नौज में कोई सा ताकतवर राजा नहीं बचा था कि इन सब को काबू में कर सके। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। तो इसी से ही ये जो प्रतिहार साम्राज्य है वो डिक्लाइन कर गया। तो उसके बाद वीक सक्सेसर और इन सब की इंडिपेंडेंट की वजह से जो साम्राज्य है वो बहुत ही छोटा हो गया था। तो उसके बाद जो राष्ट्रकूट राजा है इंद्र तृतीय, उसने गुर्जर प्रतिहार के ऊपर अटैक किया और कन्नौज है उन्होंने कैप्चर कर लिया। और 10वीं सदी आते आते जो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है वो सिर्फ जो कन्नौज के आसपास का जो एरिया है, कन्नौज को सेंटर में रखे तो उसके आसपास का जो छोटा एरिया है वो वहां तक ही उनका जो राज्य है वो हुआ करता था। लेकिन बाद में भी महमूद गजनी ने इन सब को, इनकी जो टेरिटरी है उनको कैप्चर कर लिया था। और वहीं जो यशपाल है वो इस डायनेस्टी के आखिरी राजा है वो हुआ करते थे। तो अब गुर्जर प्रतिहार की जो कुछ समरीज है उसके बारे में देखते हैं। तो उस सबसे पहले उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो जो प्रतिहार एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर्ष और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ही तर्ज पर वो रूल करते थे। उसमें सब जो राजा है वो सुप्रीम ऑथोरिटी है वो हुआ करते थे, चाहे वो सेना की बात हो या न्याय सब की बात हो, इन सब बातों में है राजा की ही जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। उसके साथ साथ राजा है उनका जो कार्य क्या है कि जो सामंत है उनको अपॉइंटमेंट करना, वेलफेयर ऑफ पीपल्स और चैरिटी, इन सब जो बातें है वो राजा के प्रमुख कार्य के रूप में जाना गया। वही कभी भी कहीं भी ऐसे इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है राजा को गाइड करने के लिए बनाई हो। हालांकि काफी ऐसे जो हाई जो रैंकिंग ऑफिशियल्स है उसके बारे में, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें प्रमुख है कोटपाल, तंत्रपाल, दंडपाक्षिक, दूतक, व्यान हरिना एंड बलाधिकृत। इन जैसे जो ऑफिशियल्स है इन सबको हाई रैंक ऑफिशियल्स के रूप में जाना गया है। वही इनके जो साम्राज्य है उनको काफी सब प्रोविंस है उसमें डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है भुक्ति, और इन सब जो भुक्ति है उनको भी मंडल्स है उसमें डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इन सब मंडल्स को सेवरल सिटीज और विलेजेस गांव है उसमें उनको डिवाइड किया गया है। तो ये उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो गुप्तों की ही गुप्त सम्राट जो साम्राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था मशीनरी, वो भी बाद में काफी सालों तक वो चली रही। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार की जो साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सोर्स हम गुप्त साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ सकते हैं। साथ साथ जो सोशल कंडीशन की भी बात करें तो जो उसमें जो प्रतिहार इंस्क्रिप्शन है वो काफी उस, और साथ ही साथ जो सुलेमान अल ताजिर और इब्न खुर्दबाद जो कि उन्होंने उस वक्त पाल साम्राज्य की जो मुलाकात की थी, जो अरब ट्रेडर्स थे साथ ही साथ हिस्टोरियंस भी थे, तो उन्होंने उस वक्त पाल साम्राज्य की जो और साथ ही साथ प्रतिहार साम्राज्य की जो विजिट की थी उस वक्त उन्होंने सोशल कंडीशन के बारे में दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जो सोशल कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस है वो नहीं आया था। फ्यूडल सिस्टम है वो अब पूरी की पूरी तरह जो समाज है उस पर हावी हो गई थी। ये जो लैंड ग्रांट्स है वो भी उस वक्त हुआ करता था। और साथ ही साथ रिलीजियस की भी बात करें तो हिंदुइज्म है वो उस वक्त अपने उफान पर, जो उनका जो स्टेट रिलीजन है वो हिंदुइज्म ही हुआ करता था। उसमें भी जो अलग अलग संप्रदाय है वो हुआ करते थे। उसमें भी आप देखें तो शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय है को ऊपर ज्यादा है ध्यान है वो दिया जाता था। हालांकि जो दूसरे राजाओं की, भारतीय राजाओं की तरह ये जो गुर्जर प्रतिहार राजा है वो दूसरे जो क्रेड्स है उनके प्रति भी सम्मान की भाव से देखते थे, उनके प्रति वो काफी टॉलरेंट पॉलिसी है वो अपना करते थे। और राजशेखर की माने जो वुमन है वो उस वक्त उनका जो रॉयल्स वुमन है उनका स्टेटस है वो हाई स्टेटस है वो हुआ करता था। जो उनकी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और साथ ही साथ उनका जो एक बल्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो टैक्स है वो इन साम्राज्य का जो प्राइमरी रेवेन्यू है वो हुआ करता था।
तो जो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रिलीजन है उसमें शैव वैष्णव और शक्ति है वो इम्पोर्टेंट रिवीजन है वो हुआ करते थे। वहीं जो वत्सराज महेंद्रपाल और त्रिलोचन पाल है वो शैविज्म के फॉलोअर थे। वहीं जो मिहिर भोज है जिसने आदिवरा का जो टाइटल है वो शायद इसीलिए ही क्योंकि वो वैष्णव संप्रदाय का जो फॉलोअर था, डिसिपल था, तो इसीलिए उन्होंने ये जो आदिवरा टाइटल अडॉप्ट किया ऐसा हम मान सकते हैं। उनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें भी काफी योगदान है वो रहा है। गुर्जर प्रतिहार रूलर्स विद ग्रेट पेट्रons ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, मिहिर भोज was the most outstanding rulers of the dynasty। जो ये तेली का मंदिर है जो ग्वालियर फोर्ट में है वो अब तक का सबसे बड़ा और जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज स्केल प्रतिहार वर्क के रूप में हम उनको जान सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है उसके बारे में थोड़ी जो जानकारी है वो लेते हैं। क्योंकि जो आप देखें तो ये जो कन्नौज वाला एरिया है ना, जो कि काफी फर्टाइल लैंड थी, गंगाटेक वैली की काफी फर्टाइल लैंड भी हुआ करती थी। वहीं कन्नौज इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर्ष का जो साम्राज्य था ये उनकी कैपिटल है वो हुआ करती थी। हर्ष के समय से ही जो कन्नौज है इनकी महत्वता या फिर कहे तो जो नॉर्थ इंडिया है उनका पावर जो सेंटर है वो अब पाटलिपुत्र से हटकर ये जो कन्नौज है वहां पर ये आ गया था। साथ ही साथ देखें तो इकोनॉमिकली भी ये जो कन्नौज है वो महत्वपूर्ण जो शहर है वो हुआ करता था एग्रीकल्चर के लिए, वो इसलिए भी ये जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भी ये जो तीनों की तीनों महाशक्ति है वो कन्नौज के लिए आपस में लड़ती रहती थी। ये जो बंगाल के पाल शासक राष्ट्रकूट के मान्यखेट और जो प्रतिहार है इन सब इस फर्टाइल गंगेटिक वैली के लिए लड़ते रहते। तो ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो तकरीबन 200 सालों तक चला रहा। कभी ये कन्नौज है वो पाल शासन का जो पाल जो डायनेस्टी है उसका अधिकार में आ जाता था, वो कभी राष्ट्रकूट, लेकिन ज्यादातर समय ये गुर्जर प्रतिहारों के अंडर ही रहा है। तो इन सब के अंडर जो इंटरनल जो ये स्ट्रगल हुआ करती थी इसी की वजह से ये मेन और जो रिसोर्सेज है उनको काफी क्षति पहुंची और ये जो तीनों के तीनों है वो काफी वीक हो गए। तो इसी से ही ये जो तुर्क इन्वेजन हुए तो इन्होंने इसी से ही उनकी जो वीकनेस के चलते ही तुर्किश लोगों ने उनको ओवरथ्रो है वो कर दिया। तो डिस्कशन उसका जो डिस्कशन ये निकलता है कि जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य है उसने काफी सालों तक भारत को फॉरेन इन्वेजन के चलते बचाया है। अब एक दूसरी सबसे ताकतवर जो डायनेस्टी है उस वक्त की उसके बारे में बात करते हैं तो वो है बंगाल का पाल एम्पायर। अब थोड़ा पहले जो बंगाल के जो शासक है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो काफी ऐसे जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें बंगाल को वंग या फिर गौड़ के नाम से जाना गया है। और वहीं देखे तो जो ये जो बंगाल है वो मौर्य के समय कलिंग का पार्ट हुआ करता था। वहीं उसके बाद का जो समय है गुप्ता एम्पायर, उसमें गुप्ता एम्पायर में ये जो बंगाल है वो इस वक्त का उसका सबसे बड़ा एक जो प्रांत है वो जाना जाता था। फॉर एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये जो बंगाल है वो गुप्ता एम्पायर का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो हुआ करता था। उनकी जो कैपिटल थी वो पुंद्रवर्धन हुआ उस वक्त है वो हुआ करते थे। और साथ ही साथ उस वक्त भी देखें तो धर्मादित्य, गोपचंद्र और समाचार जैसे जो अर्ली रूलर्स है उनको बंगाल के अर्ली रूलर्स के रूप में मेंशन है वो किया गया है। उसके बाद जो गौड़ शासन शुरू हुआ उसमें सबसे फेमस है ये शशांक, जो कि उस वक्त एक जो ताकतवर राजा है वो हुआ करता था। और ये जो भविष्य पुराण है उसमें भी ये जो गौड़ जो डायनेस्टी है उसके बारे में उसमें लिखा गया है। The rise of Gaud under Shashank was most significant political development in history of Bengal during the 6th to 7th centuries। ये जो ह्यून सांग है, ये जो गौड़ है उसके हर्ष के साथ भी जो लड़ाई शशांक है उसकी हर्ष के साथ भी लड़ाइयाँ है वो हो चुकी थी। क्योंकि जो हर्ष के जो भाई थे राज्यवर्धन उनकी हत्या इस शशांक गौड़ ने ही की थी। बाद में जो हर्षवर्धन है उसने इस शशांक गौड़ को हराया और उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था।
लेकिन वो काफी, उसमें भी मतांतर है कि जो उसने हर्ष ने पहले सिर्फ शशांक को हराया था, लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद ये जो बंगाल है वो हर्ष के साम्राज्य का ही एक जो भाग है वो बन चुका था। ह्यूएन सांग और बाण भट्ट ने ही शशांक के बारे में लिखा है। उनको जो उनकी कैपिटल है कर्णसुवेरा, उसके मास्टर्स के रूप में उनको जाना गया है। वही बाण ने शशांक को गौड़धम और गौड़भिंज भी कहा है। और साथ ही साथ देखें तो ये जो हर्ष की इस शशांक के साथ जो लड़ाइयाँ हुई थी उसको आर्य मंजूश्री मूलकल्प में लिखा गया है। वहीं ये जो शशांक है उसने इस बंगाल के साम्राज्य को काफी मजबूत स्थिति में उस वक्त ला दिया था। लेकिन शशांक की जो मृत्यु है उसके बाद बंगाल में एनार्की की जो पोजीशन है, स्टेट कंडीशन है, उसकी शुरुआत है वो हो जाती है। पाल शासक की शुरुआत जो ये 7th सेंचुरी से लेकर जो पाल शासन है उसकी शुरुआत तक बंगाल में काफी एनार्की जैसी जो परिस्थिति है वो चालू रही थी। तो अब देखते हैं पाल शासन के बारे में। ये जो पाल शासन है उसके जो शासक है अर्ली रूलर्स, उसके बारे में कोई ऐसे जो क्लियर एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये जो अर्ली जो पाल शासक है वो कौन हुआ करते थे। और एपिग्राफिक जो सोर्सेस ऑफ उस वक्त के जो कंटेम्पररी एरा और काफी जो ऑफिशियल पाल रिकॉर्ड्स है उसमें भी ये जो पाल है उसके बारे में कोई ऐसी जो अर्ली हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं दिया गया है। वहीं ये जो पाल डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होती है गोपाल से। ये जो गोपाल है उन्होंने ही जो पाल डायनेस्टी है उनकी नींव रखी थी और वहीं से ही ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बंगाल में, जो कि काफी सालों की लॉन्ग एनार्की की बाद से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हो चुकी थी। ये जो गोपाल है उसने ही अपना जो बंगाल के आसपास का जो एरिया को बढ़ा के जो मगध तक ही उन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो फैला चुका था। तो इस जो गोपाल है उसके बाद एक ताकतवर राजा हुए वो है धर्मपाल। धर्मपाल और देवपाल है ये सबसे फेमस राजा है वो उस वक्त इस पाल डायनेस्टी के हुआ करते थे। और इसका जो रेन है उसके जो शासन है उसको पाल एम्पायर की ग्लोरी और पावर के लिए एक हाई वाटर मार्क के रूप में जाना जा सकता है। तो और ये जो धर्मपाल है उस वक्त ये जो ट्राइपार्टिट जो स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लिए, वो धर्मपाल के वक्त ये जो पाल शासन है उसका अपर हैंड ही है वो हुआ करता था। उसने जो राष्ट्रकूट और जो गुर्जर प्रतिहार है उनके जो राजा है उनको हराया था। तकरीबन शायद ये जो वत्सराज थे उनको भी उसने हराया है। तो ये जो बादल इंस्क्रिप्शन है जो कि एक यूलॉजी प्रशस्ति के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि जो पाल शासक के जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उसके साथ ही इनकी जो शुरुआत है वो हुई थी। जो बादल इंस्क्रिप्शन है उसमें काफी पाल शासक के जो मिनिस्टर है उन्होंने अपने राजा की जो प्रशस्ति है उसमें दी गई है। और इसकी शुरुआत होती है जो धर्मकाल पाल के जो मिनिस्टर है गंग, उससे ही ये होती है। साथ ही साथ जो तिब्बतन हिस्टोरियन जो तारनाथ है उन्होंने ही ये जो धर्मपाल का राज्य है उसके बारे में काफी जो बात है वो लिखी है। उन्होंने कहा है कि उनका जो साम्राज्य था वो बे ऑफ बंगाल से लेकर दिल्ली और जालंधर है वहां तक उसका नॉर्थ में था। वहीं जो विंध्य रीजन है साउथ, वहां तक उनका जो राज्य है वो हुआ करता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि धर्मपाल है उन्होंने काफी जो वासल स्टेट है वो भी बनाए थे, जैसे कि पंजाब जो वेस्टर्न है, राजपूताना, मालवा और ब्रार जैसे जो एरिया है वहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो उनके वासल स्टेट के रूप में उन्होंने मान्यता दी थी। तो वो जो धर्मपाल थे वो बुद्ध धर्म का पालन है वो करते थे। तो धर्मपाल को इस वो जो डायनेस्टी है उसका सबसे ताकतवर राजा के रूप में हम उसको देख सकते हैं। वो साथ ही साथ वो आर्ट एंड लिटरेचर में भी काफी दिलचस्पी है वो रखते थे। वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे, शायद इसीलिए ही उन्होंने कहा जाता है कि ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको ये जो राजा धर्मपाल है उन्होंने ही इनको
बनवाया था, जो कि उस वक्त तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए एक मोस्ट फेमस सेंटर हुआ करता था। साथ ही साथ जो नालंदा की जो पहले इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, जो कि जो कुमार गुप्त द्वारा जो बनाई गई थी नालंदा, वो उनका एजुकेशन वो उतना अब अच्छा नहीं था, तो शायद इसीलिए ही उन्होंने जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो उन्होंने बनाई थी। तो अब देखें तो उस वक्त जो पाल शासन की बात करें, तो जब जो धर्मपाल है उसका शासन है वो हुआ करता था, तो उस वक्त कन्नौज है वहाँ पर नागभट्ट है उनका रूल हुआ करता था। वहीं जो राष्ट्रकूट है वहाँ पर उनका जो गोविंद है और गोविंद तृतीय उनका शासन हुआ करता था। वहीं जो अरब से जो अब्बासिद खलीफत है वहाँ पर इस अब्बासिद खलीफत के सबसे जो ताकतवर राजा है हारून अल रशीद, उनका शासन है वो हुआ करता था। तो उसके बाद जो पाल के जो शासक बने वो थे देवपाल, जो कि वो भी अपने पिता की ही तरह एक बहुत ही बड़े ताकतवर राजा है वो हुआ करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो टाइटल्स है वो भी अपने अडॉप्ट करा रखे थे, जिसमें परमेश्वर है, परम भट्टार के, इन सब जैसे जो टाइटल है वो उन्होंने करा रखे थे। और उनकी जो उनके शासन काल में ही उन्होंने अपने काफी जो सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई थी। उन्होंने जो मुंगेर या फिर मुदगगिवी है उनको अपनी कैपिटल है उनमें बनाया है। और नालंदा जो कॉपर प्लेट है उनके मुताबिक उनके जो फॉरेन रिलेशन है वो भी श्री विजय साम्राज्य के साथ हुआ करते थे, ट्रेड रिलेशन है वो हुआ करते थे। साथ ही साथ देखें तो नालंदा कॉपर प्लेट में दिया गया है कि जो शैलेंद्र डायनेस्टी के जो बालपुत्र देव राजा हुआ करते थे, और जो कि मलय पेनिनसुला और साथ ही साथ श्रीविजय साम्राज्य के जो रूलर हुआ करते थे उस वक्त, तो उन्होंने ही जो ये जो देवपाल है उसके दरबार में अपना एम्बेसडर भेजा, और वहीं ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वहां पर उन्होंने विहार बनाने के भी जो ये जो विहार बनाए वो इस बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए हैं। वहीं जो अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो ताकतवर राजा थे वो इसके समकालीन है वो माने जा सकते हैं। वही जो अरब ट्रैवलर सुलेमान है उन्होंने भी कहा है कि जो देवपाल है वो अपने पिता की ही तरह बहुत सबसे ताकतवर राजा हुआ करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो देवपाल है उसके पास प्रतिहार और राष्ट्रकूट की तुलना में सबसे ज्यादा आर्मी है वो हुआ करती थी। और इस अरब जो ट्रैवलर है सुलेमान, उसने पाल एम्पायर को रूम के नाम से जाना है, लिखा है अपनी जो किताब है उसमें। और जो आरसी मजूमदार है उनकी माने तो उनकी जो टेरिटरी है उसमें नॉर्थ इंडिया आ जाता है, जिसमें आसाम से लेकर कश्मीर है वहां तक का जो एरिया है वो उनकी जो टेरिटरी है उसमें आता है। और धर्मपाल और देवपाल के दोनों के मिल का जो शासन है वो बंगाल की हिस्ट्री में मोस्ट ब्रिलियंट चैप्टर के रूप में जाना गया है। वो भी अपने पिता ही की तरह एक जो बुद्धिस्ट है वो हुआ करते थे। जो पाल शासन है उसमें जो बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हो गया था वो पाल शासन में उनको रिवाइज किया गया था। तो उसके बाद जो रूलर बने वो थे विग्रहपाल, और विग्रहपाल के बाद नारायणपाल बने, राज्यपाल बने, गोपाल बने और विग्रहपाल। तो ये सब है राजा, वो काफी शॉर्ट टाइम स्पान के लिए आए थे, और साथ ही साथ उनमें भी कोई ऐसी जो इवेंट है वो नहीं बनी। लेकिन जो ये अर्ली जो पाल राजा है उनकी प्रेस्टीज और पावर को जिन्होंने फिर से रिवाइज किया वो थे महिपाल प्रथम। वो इस डायनेस्टी के 9वें राजा है वो हुआ करते थे। तो ये जो विग्रहपाल है उस वक्त जो कंबोज जो रहे उन्होंने जो पाल जो एम्पायर है उसको अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। लेकिन ये जो महिपाल है उन्होंने अपनी जो किंगडम है उनको रीगेन किया, और शायद इसीलिए ही उनको फाउंडर ऑफ द सेकंड पाल एम्पायर के रूप में जाना गया है। इसकी जो आधी सदी चलने वाला जो उनका शासन है वो एक अभी भी बंगाल की हिस्ट्री में एक मेमोरेबल पीरियड के रूप में जाना गया है। उसके वक्त दो ऐसी जो महत्वपूर्ण घटना है वो बनी थी, जिसमें रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म है और उनका जो दूसरे पावरफुल राजा है उनके साथ उनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है उसमें सबसे प्रमुख है
राजेंद्र चोल, जो कि चोला डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजा थे, उन्होंने महिपाल के वक्त ही जो बंगाल का जो पाल साम्राज्य है उसके साथ उनकी जो पीड़न थे वो हुई थी। हालांकि उसके जीत किन की हुई थी उसमें भी अभी कोई ऐसी जो नहीं मिला है। वही उनका जो शासन के अंत का जो भाग है वहाँ उन्होंने कलचुरी जो राजा है गांगेय उससे उनको डिफीट मिली थी। उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो हिंदू राजाओं की जो कॉन्फेडरेसी बनी थी मोहम्मद गजनी के खिलाफ, उसमें उन्होंने जुड़ने से इनकार कर लिया, क्योंकि उनकी जो बुद्धिस्ट पैसिफिस्ट जो पॉलिसी हुआ करती थी उसी उनके चलते उन्होंने इन सब जो कॉन्फेडरेसी है उसमें जुड़ने से इनकार कर दिया। तो शायद काफ़ी ऐसे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इसलिए उनको क्रिटिसाइज भी किया है। महिपाल saved the Pal Empire and the large extent restored its glory and against great odds, which is highly credible achievement। तो शायद इन सब बातों से ही उनको फाउंडर ऑफ सेकंड जो पाल एम्पायर है उनके रूप में जाना गया है। और इस डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे वो मदन पाल हुआ करते थे। अब बात करते हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाल डायनेस्टी की, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो वो प्रतिहार की तुलना में देखें तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज है वो हुआ करता था। और धर्मपाल और देवपाल के वक्त ही जो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बंगाल और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जो बात जो मजबूती से जिन्होंने रखी तो वो थे धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल के वक्त ही बंगाल है वो नॉर्थ इंडिया के उस वक्त की जो एक कहा जाए तो सत्ता का केंद्र भी बन चुका था। तो पाल एम्पायर है वो अर्लियर एम्पायर्स की तरह ही भुक्तिस या फिर कहते तो वुक्तिस में डिवाइड किया गया था। और ये सब वुक्तिस को विशियस यानी कि डिवीजन और मंडल्स उसमें डिवाइड किया गया था, सब डिवीजन का बनाया गया था। साथ ही साथ उनके स्मॉलर यूनिट्स भी बनाए गए थे जिसमें खांडाल, भाग, अवनीति, चतुर्क और पटक है वो प्रमुख है। और वहीं देखे तो पाल राजा है उन्होंने ही ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसी के चलते लैंड ग्रांट से उसकी शुरुआत कर चुकी थी। वो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट और टेम्पल्स को काफ़ी बड़ी बड़ी जो ग्रांट्स है वो दिया करते थे। और उनकी जो ग्रांट्स क्यों हुआ करती थी वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने और जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन है न्याय तंत्र की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो पाल राजा है वो ये जो लैंड ग्रांट्स है वो दिया करते थे। वहीं ये जो पाल रिकॉर्ड्स यानी कि जो लैंड चार्टर्स है उसमें राजा, राजपुत्र, राजा राणा का, महासामंत ऐसे जो और महासामंताधिपति इन सब जैसे जो ऑफिसर्स और फ्यूडेटरीज है उनके नाम के उल्लेख किया गया है। शायद ये जो सब है वो राजपुत्र और राजा राणकास और महासामंताधिपति ये उस वक्त उसके सामंत या फिर कहे तो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। और वक्त आने तक ये जो सब है वो अपनी जो लैंड और जो मिलिट्री और मैन पावर है वो इस बंगाल के पाल शासक को प्रोवाइड किया करते थे। उसके बाद सोशल कंडीशन की भी बात करें तो सोशल लाइफ ड्यूरिंग द पाल एम्पायर वर मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन बंगाल। बंगाल में जो फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है वो इस पाल शासन में ही कह सकते हैं। जो बुद्धिज्म है उन्होंने एक उसका भी रिवाइवल है वो उस वक्त हुआ था। वहीं जो देवदासी प्रथा है वो भी उस वक्त पाल शासन में काफ़ी फेमस हुआ करती थी। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की भी बात करें तो उन्होंने टेराकोटा का जो फील्ड है, टेराकोटा स्कल्पचर और पेंटिंग है उसमें उन्होंने ज़्यादा जो ध्यान है वो दिया था। और वहीं जो धर्मपाल है उन्होंने भी इसी के चलते एक बहुत ही अच्छी जो कृतियाँ बनाई जिसमें सोमपुरा, महावीरपुरा, जो पहाड़पुर पर जो है महाविहार, सोमपुरा महाविहार उन्होंने वहाँ पर ये बनाए। साथ ही साथ देखें तो जो विक्रमशिला विहार है वो भी उन्होंने बनाया है। उदानपुरी विहार और जगदल विहार है वो उस वक्त पाल शासक के जो मास्टरपीस के रूप में जाने जाते हैं। और उनके जो पाल शासन भी इनकी भी इकोनॉमी दूसरे शासकों की इकोनॉमी की ही तरह अग्रारियन बेस्ड इकोनॉमी जानी जाती थी। हालांकि वो बंगाल का जो प्रोविंस है अभी आप देखें तो बंगाल है वो समुद्र किनारे है, तो ये जो बंगाल है उनको समुद्र का भी फायदा मिला और जो सॉल्ट है उसका भी इस्तेमाल है वो काफ़ी उनकी इकोनॉमी में काफ़ी किया जाता था। जो ये इर्दा इंस्क्रिप्शन है न्यायपाल के
उसमें भी जो सोल्ट की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में उसको उल्लेख किया गया है। वहीं ये जो पाल राजा है उनका श्रीविजय के साथ भी अच्छे रिलेशन है, वो हुआ करते थे, ट्रेड रिलेशन है। वो जावा और या फिर कहे तो यवद्वीप और सुवर्ण द्वीप जैसे जो उस वक्त के टापू, जैसे कि अभी सुवर्ण द्वीप है उनको थाईलैंड के रूप में अभी आप कह सकते हैं, वही जावा उसको इंडोनेशिया के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो सब जो वहाँ पर श्रीविजय साम्राज्य हुआ करता था वहाँ तक उनके जो इकोनॉमी और ट्रेड है वो हुआ करते थे। अब बात करते हैं उस वक्त की जो सोशल कंडीशन, यानी कि जो अर्ली मिडाइवल पीरियड से जो इस्लामिक जो रूल की शुरुआत हुई उस वक्त के बीच की जो सोशल कंडीशन चेंजेस और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड है वो काफ़ी मेनी सोशल चेंजेस के लिए उसको जाना है, वो जाता है, क्योंकि उस वक्त ही काफ़ी ऐसे जो कास्ट सिस्टम है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी है वो हुई है। और उसी समय में ये जो जाति व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी जो सब कास्ट है और जाति की जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है वो इसी के वक्त में हुई है। यानी कि जो कोई एक सी कास्ट है उनको सब कास्ट में जो डिवीज़न हुआ है वो इसी समय काल में हुआ है। शायद इसीलिए उनको भारत के इस इतिहास के इस एरा को फ्यूडल जो सामंत एरा भी कहा हम कह सकते हैं। और उस वक्त भी देखें तो ये जो लैंड ग्रांट है उन्होंने उस वक्त की सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले किया है। और साथ ही साथ देखें तो ये जो द लॉ बुक्स ऑफ द पोस्ट गुप्ता सेंचुरीज कंटेन एग्रीकल्चर एंड सामान्य धर्म ऑफ ऑल द वर्णस, या फिर कहे तो जो पहले एग्रीकल्चर है वो लो कास्ट के लोगों के लिए ही रिजर्व रखा जाता था, लेकिन बाद में जो काफ़ी ऐसे लॉ बुक्स है उनके मुताबिक जो पोस्ट गुप्ता और साथ ही साथ पोस्ट हर्षा जो सेंचुरी है उनको उसमें एग्रीकल्चर को सामान्य धर्म या फिर जनरल जॉब्स के रूप में देखा गया है। वहीं जो चाइनीज ट्रैवलर है उन्होंने भी, जो ह्यूएन सांग है उन्होंने भी कहा है कि उस वक्त जो शूद्र लोग हैं और वैश्य लोगों के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो शूद्र लोग हैं वो उस वक्त एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे। अल बरूनी ने भी, जो मोहम्मद के साथ साथ वो 11वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में आया था, तो उन्होंने भी कहा है कि जो वैश्य और शूद्र है उस जैसी जाति है उन कभी भी अपनी किताब है उसमें उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अब बात करते हैं वुमन की जो कंडीशन है। जो वुमन की जो कंडीशन है वो प्राचीन भारत के और साथ ही साथ देखें तो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके बाद वुमेन की कंडीशन है उसमें काफ़ी जो चेंजेस है वो आया है। हालांकि जो गुप्ता पीरियड है उसमें भी वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, हर्ष के पीरियड में भी काफ़ी उल्लेख ऐसे मिले हैं, लेकिन बाद की जो समय काल है उसमें वुमेन्स की जो कंडीशन है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। जो स्टेटस का वुमन है वो काफ़ी इन्फीरियर है वो हो गया था, उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखा जाने लगा था। उनकी जो स्टेटस है उनको उन्हें जो गार्डियन के रूप में ही, जो उनके जो पति है, पिता है, भाई है, उनको उनके गार्डियन के रूप में देखा गया है। और एजुकेशन की भी बात करें तो जो हाई क्लास की जो वुमेन थी उनको जो वेद है उनके बारे में जानने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ जो दूसरी विद्या है उनको जानने का अधिकार था, लेकिन उनको पब्लिक डिबेट्स जैसी जो ओपन जो डिबेट होती है उनमें उनको भाग लेना अनिवार्य नहीं होता था, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो एविडेंस मिले हैं उसके मुताबिक जो उस वक्त की जो राजा की जो पुत्रियाँ हुआ करती थी, जो क्वींस हुआ करती थी, क्वीन कॉन्सोर्ट, उन सबको राजकाज के जो राज दरबार होता था उसमें ओपनली पार्टिसिपेट करने की भी कहीं पर भी ऐसी जो एविडेंस है वो नहीं मिले हैं। दूसरा है प्री प्यूबर्टी मैरिज, जो कि उनकी जो प्यूबर्टी जो आती है उनके पहले ही उनकी शादी है वो कराई जाती है। तकरीबन 8 से 12 साल के बीच ही, 8 से 14 साल के बीच ही उनकी शादी है वो कराई जाती थी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट। जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस राइट है वो भी एक बहुत ही बड़ा जो चेंज है वो इस वक्त है वो आया था, क्योंकि जो आप पहले देखें तो उनके जो पहले विरासत का जो अधिकार है वो दिया जाता था, लेकिन बाद में ये जो अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया है। और साथ ही साथ देखें तो ये जो सती सिस्टम है वो भी उस वक्त काफ़ी जो हावी है वो हो गया था,
क्योंकि जो वुमेन्स हैं उनको उनकी जो पति है इनकी मृत्यु के बाद उनको सती होना पड़ता है। ऐसा काफ़ी जो ये जो चेंजेस है वो भी एक बहुत ही बड़ा चेंज इस अर्ली मिडिवल पीरियड में ही आया है। क्योंकि देखे तो गुप्त पीरियड है, वहाँ कहीं पर भी ऐसी जो सती सिस्टम है उसके बारे में नहीं लिखा गया है। वहीं आप देखें तो हर्ष के समय काल ही ये जो शायद सिस्टम है उनकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि उनकी जो बहन थी राज्यश्री वो इनके पति ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद सती ही बनना चाहती थी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उनकी शुरुआत है वो अर्ली मिडिवल पीरियड से ही हो चुकी थी। और इस सोशल कंडीशन जो सोशल फैब्रिक है जो उस वक्त के एरा का, उसमें भी जो रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ था उसमें काफ़ी ऐसे जो टैक्स है उनको सोर्सेज के रूप में हम ले सकते हैं, जिसमें राज तरंगिणी है कलहण का, उसके बाद जो श्रीहर्ष का जो नई सदीय चरित्र है वो, प्रबंधन चिंतामणि जो कि मेरुतंग द्वारा लिखा गया है, सौदल का उदय सुंदरी कथा है, जीनसेन के आदि पुराण है, और विघ्नेश्वर की जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर जो कमेंट्री है वो भी एक उसके रूप में भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे भी जो वर्क है मानसोलस, माया माता, अपराजित परिचय, ये सब जो है उसको एक सोर्सेज के रूप में उस वक्त की जो सोशल जो रिकंस्ट्रक्शन हुई उनके सोर्सेज के रूप में उनको लिया गया है। अब इस एरा में आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव है वो आ गया था, क्योंकि इस पीरियड को जो 1300 साल तक का जो पीरियड है 750 से लेकर 1300 तक का, ये एक कल्चरल क्रिएटिविटी के एरा के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो जो गुप्त एम्पायर है और मौर्य एम्पायर उनकी जो आर्किटेक्चर है उसमें काफ़ी जो चेंजेस है वो आया था, लेकिन कोई क्रिएटिविटी है वो उतनी नहीं थी कि जो बाद में इस एरा में जो क्रिएटिविटी सब राजाओं ने और जो कारीगरों ने दिखाई। तो ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड कंट्री वाज पॉलिटिकल डिवाइडेड इनटू न्यूमरस रीजनल स्टेट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि पॉलिटिकली डिवाइडेड था, तो इन सब पॉलिटिकल डिवाइडेड की वजह से ही भारत में जो नई और रिच कल्चरल एक्टिविटीज है आर्ट एंड लिटरेचर और लैंग्वेज के जो फील्ड है उसमें देखा। क्योंकि आप देखें तो ये जो सब भारत है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड हो गया था। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि भारत है वो मौर्य एम्पायर के अंडर है वो आता है, तो जो मौर्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वही सब जगहों पर बनाई जाएगी, दूसरी कोई ऐसी जो स्टाइल है वो नहीं बनाई जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी भी बात करें तो काफ़ी भारत है वो डिवाइड हो चुका था, तो अलग अलग जो नई नई स्टाइल जो आई, फॉर एग्जांपल जो नागर स्टाइल है, द्राविड स्टाइल है, वो इसी के तहत ही उनको हम उसको कह सकते हैं। द न्यू रीजनल किंगडम्स लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू रीजनल कल्चरल जोन्स। ये जो नए नए कल्चरल जोन्स है वो इसी से ही बने हैं, जिसमें जो नॉर्थ में बंगाल और उड़ीसा की बात करें वहीं वेस्ट में है, और सेंट्रल में महाराष्ट्र और गुजरात, वहीं आंध्र कर्नाटका और तमिलनाडु उनको साउथ के जो रीजन है उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस वक्त के टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी बात करते हैं। तो जो भारतीय शिल्प शास्त्र है उसके मुताबिक उसके बाद का जो पीरियड है, जो ये जो पीरियड है उसमें 3 प्रकार की जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें उनको उल्लेख मिला है। उसमें नागर स्टाइल है जिसको नॉर्दर्न स्टाइल कहा जाता है, द्राविडियन स्टाइल है जिसको सदर्न स्टाइल, और तीसरा है वेस्टर्न स्टाइल यानी कि जो हाइब्रिड स्टाइल, यानी कि इन दोनों का जो मिश्रण किया जाता है उनको ये वेस्टर्न स्टाइल कहा जाता है। और ये जो नागर स्टाइल है बिलोंग टू द कंट्री फ्रॉम द हिमालयंस टू द विंध्य। ये जो नागर स्टाइल है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक का जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए जाते थे ये नागर स्टाइल से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद जो वेस्टर्न स्टाइल है वो विंध्य से कृष्णा नदी के आसपास का जो एरिया है यानी कि जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर ये स्टाइल के टेम्पल है वो बनाए जाते हैं। वहीं जो द्राविड स्टाइल या फिर कहे तो जो साउथ स्टाइल है वो कृष्णा नदी से लेकर कैप कैमरिन तक का सब जो टेम्पल बनाए जाते हैं वो इसी से ही बनाए जाते हैं।
और एंशियन जो शास्त्र और संस्कृत लिटरेचर और तमिल लिटरेचर में भी उनको मंदिर है उनको देवगिरी देवालय और देवकुल के रूप में लिखा गया है। और साथ ही साथ जो वास्तुशास्त्र है उसमें कहा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल है उनको प्रसाद कहा जाता है, वहीं जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उनको विमान या फिर हरमाया या फिर जो काफी ओकेशनल ही उनको प्रसाद के रूप में कहा जाता है। वहीं आप देखें तो अभी जो हम मंदिर कहते हैं वो पहली बार मंदिर का उल्लेख है वो बाण भट्ट की जो उनकी जो कृति है 7वीं सेंचुरी की, उसमें जो कादम्बरी जो नाम की जो कृति है उसमें सबसे बार इस मंदिर का उल्लेख है वो किया गया है। सबसे पहले जो उनको देवालय देवगृह या फिर जो प्रासाद है वो ही कहा जाता है, लेकिन बाद में ये जो बाण भट्ट ने लिखा मंदिर उसके बाद ही उनको मंदिर कहना शुरुआत हो गई थी। तो अब जो स्कल्पचर है उसमें भी जो काफी चेंजेस आया था। स्कल्पचर इन स्टोन एंड ब्रॉन्ज वेर कार्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर है वो भी इस पीरियड से ही इस पीरियड में ही बनाए गए हैं। और इसी के पीरियड के जो स्कल्पचर ट्रेडिशन है उसमें भी एक जो मूर्ति कला है वो परंपरा, इस मूर्ति कला की जो परंपरा है उसमें निश्चित रूप से एक जो शार्पनेस और एंगल्स है वो इस वक्त की जो मूर्ति कला है उसके प्रमुख एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हुआ करती थी। वहीं आप देखें तो जो शारीरिक रूप की जो गोलाकारता है वो भी अब समतलता प्राप्त है वो इसी पीरियड में करती है। वही जो वक्र है उनकी परिवर्तनता खो देते हैं और अवतल है उसमें बदल जाते हैं। वहीं वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्कल्पचर इन ईस्टर्न इंडियन एंड हिमालयन जो है वो उसमें मेटल इमेजेस के ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता है। वहीं जो गुजराती एंड राजस्थानी जो है वो बुक एंड टेक्सटाइल इल्यूस्ट्रेशन है उसके ऊपर ज़्यादा है वो भार दिया जाता है। वही जो बंगाल है वहाँ पर टेराकोटा और वुड कार्विंग है वो उसके ऊपर ज़्यादा है वो भार दिया जाता था। वही जो डेक्कन और ओडिशा के जो किंगडम्स है वहाँ पर जो मिनिएचर है जो 10वीं सेंचुरी के बाद के जो नए कंसेप्शन के रूप में ये नए नए जो फॉर्म है वो उभरे हैं। अब बात करते हैं सामंत सिस्टम की। ये जो सामंत सिस्टम है वो भी एक महत्वपूर्ण उस वक्त की जो एक बहुत ही बड़ी उस वक्त की एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो हुआ करती थी। तो ये भी एक बहुत ही उनके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है, क्योंकि आप देखें तो समुद्रगुप्त थे उन्होंने ही इस शायद इनकी नींव रखी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कथन है वो पूरी तरह से है इसको रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि देखे तो समुद्रगुप्त ने क्या करा था कि ट्रिप अपने जो वासल स्टेट है वो बनाए थे, फ्यूडेटरी से वो बनाए थे। तो बाद के भी ये जो सिस्टम है उसको वाइडली एक्सेप्ट है वो किया गया था कि जो छोटे छोटे रीजन है वहाँ के जो चिफ्टेन्स है उसको अपने सामंत के रूप में मान्यता देना। तो उस वक्त की जो ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स की जो भूदान की जो प्रैक्टिस है उसके साथ ही ये जो नई अग्रारियन इकोनॉमी है उसकी शुरुआत है वो हो जाती है। तो इस नई अग्रारियन इकोनॉमी है उसमें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात करें तो द ग्रांट ऑफ बैरन एज वेल एज कल्टिवेटेड लैंड, जो बंजर जमीन और साथ ही साथ कल्टिवेटेड लैंड है उसकी भी ग्रांट है वो दी जाती थी। वही ट्रांसफर ऑफ पिजन टू द ग्रांटीज, यानी कि जो वहाँ के जो फिजन है उसकी भी ग्रांटीज के द्वारा ट्रांसफर है वो की जाती थी। वहीं जो फोर्स लेबर है वो भी उस वक्त उसको इम्पोज्ड है वो किया जाता था। साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पिजन्स की जो मूवमेंट है उसको भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया गया था। वही डेलीगेशन ऑफ फिजिकल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू रिलीजियस बेनिफिशियरीज, जो रिलीजियस बेनिफिशियरीज यानी कि जो प्रीचर है, प्रीस्ट है, हाई क्लास के जो लोग हैं उसमें काफ़ी जो सहायता है वो दी जाती थी। और वित्तीय और आपराधिक जो उनका प्रतिनिधि जो मंडल है वो भी उस वक्त बनाया जाता था। वहीं दूसरा है रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको लैंड ग्रांट्स को एक सैलरीज के रूप में उनको दिया जाता है। वहीं जो जिनको ग्रांट दी जाती है ग्रांटीज है उनका भी जो राइट्स है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी वो की गई थी। वहीं जो टैक्सेस है उसमें भी काफ़ी मल्टीप्लिसिटी है वो आ गई थी। और इसी से ही क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू सिस्टम है वो बन गया। और साथ ही साथ देखें तो सभी जो रीजनल वेरिएशन है अग्रारियन स्ट्रक्चर के वो भी इसी से ही सामंत सिस्टम से ही देखने को मिले हैं।
The institution of Samant was main innovations which distinguished the post-Gupta period from the other periods of ancient इंडिया। जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें भी ये जो सामंत सिस्टम है उसको ज़्यादा प्राधान्य है। वो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता है वो दी थी। वहीं ये जो सामंत है उसका जो मतलब है वो नेबर होता है, जिसका जो में रेफरेंस है वो दिया गया है, जिसके मुताबिक सामंत का मतलब एक इंडिपेंडेंट रूलर है। वो मौर्य एम्पायर के वक्त इसका ये मतलब होता था। जो अर्थशास्त्र और अशोक के जो एडिक्स है उसमें भी इस सामंतों के बारे में लिखा गया है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें भी जो बॉर्डर किंग्स होते हैं उनको सामंत के रूप में मान्यता है वो दी हुई थी। वही जो सामंताइजेशन की जो प्रोसेस है उनको दो जो फैक्टर है उनसे एक्सेलरेट मिला है। पहला है द लैक ऑफ मनी ऑफ द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड द न्यू आइडियाज, यानी कि जो सैलरीज है उनके अलावा इन सबको ये जो लैंड्स है उनके सर्वाइवल के लिए, ये जो लैंड्स है उनके रख रखाव के लिए ये जो लैंड्स है वो ग्रांटिंग के वो की जाती थी। वहीं दूसरा है रॉयल प्रेस्टीज ऑफ डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ किंग सामंत चक्र, यानी कहे तो जो आर्मी है वो भी एक बहुत ही मिलिट्री बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करते थे। वो जो राजा है वो इन सबको ग्रांट क्यों देते, क्योंकि ये जो लोग है वो इमरजेंसी और युद्ध के समय जो अपने वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो राजा को सप्लाई करते थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, हम सामंताइजेशन को मान सकते हैं। वही जो सामंत है उनके जो एविडेंस है वो जो काफ़ी ऐसे जो मिले हैं उसमें पहले जो पल्लव इंस्क्रिप्शन है उसमें जो सामंत के बारे में लिखा गया है, पल्लव इंस्क्रिप्शन है उनको सामंत चूड़ामणिया के नाम से उसमें उल्लेख है वो किया गया है। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो सामंत है वो मोखरी के जो चीफ है अनंत वर्मन, उसके बंगाल इंस्क्रिप्शन और बारबर हिल इंस्क्रिप्शन है उसमें सामंत के बारे में लिखा गया है। वहीं जो यशोधर्मन का जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इन सामंत के बारे में लिखा गया है। शायद इसीलिए ही ये जो मैत्रक राजा है जो कि हर्ष के सामंत ही हुआ करते थे, वो अपने आप को जो टाइटल जो अडॉप्ट करते थे वो महासामंत और या फिर महासामंताधिपति जैसे जो टाइटल है वो अपने आप ही वो अडॉप्ट करते थे। वहीं जो बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें भी जो सामंत सिस्टम है उसके बारे में लिखा गया है। उसमें सबसे पहला आता है महासामंत, यानी कि हायर देन द ऑर्डिनरी सामंत, जो सामान्य साइंस से बड़े होते हैं उनको महासामंत कहा जाता है। वही शत्रु महासामंत, यानी कि जो दूसरे जो हमारे एनिमी जो है उनके जो सामंत को हम कैप्चर करते हैं उनको शत्रु महासामंत कहा जाता था। बीजा है उसके बाद आता है अप्त सामंत, तो वो विलिंगली एक्सेप्ट द वासलेज ऑफ द ओवरलॉर्ड, यानी कि जो ओवरलॉर्ड है उनका जो डोमिनियन है जो एक्सेप्ट करते हैं उनको आपदा सामंत कहा जाता है। वहीं जो प्रधान सामंत यानी कि जो मोस्ट ट्रस्टेड हैंड्स या फिर कहे तो जो अभी आज की भाषा में जो जिसे राइट हैंड कहते हैं उसको उस वक्त प्रधान सामंत है वो कहा जाता है। वही दूसरे है प्रति सामंत और उसके बाद आता है अनुरक्त महासामंतास। तो ये सब जो है उसके बारे में है वो इस जो बाणभट्ट की कृति है हर्षचरित उसमें लिखा गया है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर गुर्जर प्रतिहार और पाल साम्राज्य के बारे में। साथ ही साथ हमने जो राजपूत के जो ओरिजिन्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया। साथ ही साथ जो अर्ली मिडिवल पीरियड की जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।